सर निमोनिया क्या होता है? अगर हमारे पास ब्रीथिंग में कोई पेशेंट आया है तो हम उसको कैसे जाने कि वो निमोनिया है या अदर कंडीशन है? पहला क्वेश्चन आपने पूछा निमोनिया क्या होता है। तो निमोनिया जैसे अगर हमारा लंग पेरेन्काइमा जो लंग टिश्यू है उसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए उसको हम निमोनिया बोलते हैं। जो इन्फेक्शन किस किस प्रकार का हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरिया में एटिपिकल, टिपिकल और क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वायरल निमोनिया भी हो सकता है जैसे हमारा स्वाइन फ्लू, कोविड, और हमारा फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है जैसे हमारा एस्परजिलोसिस हो जाता है, म्यूकोरमाइकोसिस हो जाता है। तो पेरेन्काइमा का अगर इन्फेक्शन हो रहा है उसको हम निमोनिया बोलते हैं। दूसरा आपने पूछा कि हम कैसे पहचाने ये निमोनिया की वजह से सांस में दिक्कत है या और कोई वजह है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई भी अगर हमारे पास पेशेंट आ रहा है जिसको हम निमोनिया सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम अदर कॉजेज रूल आउट करें कि किस वजह से, किसी और वजह से तो सांस में दिक्कत नहीं हो रही है। जैसे कोई हार्ट फेलियर का पेशेंट है, एलवी फंक्शन, एलवी जिसका इजेक्शन फ्रैक्शन पुअर है, तो उसको कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, या एमआई हो गया, एक्यूट एमआई हो गया। एक्यूट एमआई भी सांस, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की तरह, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा की तरह प्रेजेंट कर सकता है जिसमें एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा। या फिर हमारा जो क्रोनिक डिजीजेस होती हैं जैसे सीओपीडी का एक्यूट एक्सरसेबेशन हो गया, या एस्थमा का एक्यूट एक्सरसेबेशन हो गया, या हमारी कुछ ऑक्यूपेशनल लंग डिजीजेस होती है जैसे हमारे गांव के मरीज होते हैं उनको बेगेसियोसिस हो जाता है, सिलिकोसिस हो जाता है, एस्बेस्टोसिस हो जाता है, और कुछ क्रोनिक डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे सार्कोइडोसिस होता है, क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीजेस होती है। तो हमें सबसे पहले हमारे पास पेशेंट आ रहा है तो उसकी हमें हिस्ट्री लेनी है, इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस करानी है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस में हमारा एक्सरे हो सकता है, हमारा इको हो सकता है, हमारे ब्लड लैब इन्वेस्टिगेशंस हो सकती हैं जैसे सीबीसी, केएफटी, एलएफटी। जैसे कि क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट है, वॉल्यूम ओवरलोड में आ रहा है, वो भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में हो सकता है। या फिर हमारा हम सीटी करा रहे हैं, एक्सरे करा रहे हैं, कोई कुछ अंडरलाइन मेलिग्नेंसी हो सकती है, लंग कार्सिनोमा हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट को सांस में दिक्कत हो रही है और वो हमें एक्सरे में कंसोलिडेशन जैसा लग रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर हमारा पेशेंट जिसको हम निमोनिया सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम एट द सेम टाइम जो अदर कॉजेज है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के उनको भी हम संग संग रूल आउट करें, है ना। तो हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन से और कुछ हमारी जो हिस्ट्री है पेशेंट की उससे हमें ये सारी चीजें पता चल सकती हैं, और जिससे हमारे आगे चल के ट्रीटमेंट में जो हम ट्रीटमेंट इनिशियली भी स्टार्ट करेंगे और जो आगे हम पेशेंट का जो हम। सर अब हमें ये तो पता चल कि निमोनिया क्या होता है, अब हमें इसका मैनेजमेंट कैसे करना है और किस पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट कर, किस पेशेंट को आईसीयू में करना है, सर ये कैसे पता करना है? तो जैसे कि हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ निमोनिया डिस्कस करी, अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अपने निमोनिया के पेशेंट को मैनेज करना है। हमारे पास निमोनिया का पेशेंट आ रहा है इमरजेंसी में, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे पेशेंट को कितने रेस्पिरेटरी सपोर्ट की जरूरत है। कहीं हमारे पेशेंट इतना ज्यादा सिक तो नहीं है, इतना ज्यादा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में तो नहीं है कि उसको इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत है, या फिर एनआईवी पे ही मैनेज हो जाएगा, या सिंपल ऑक्सीजन की जरूरत है, या उसकी भी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमें अपना सपोर्ट डिसाइड कर लेना है कि क्या हमें पेशेंट को सपोर्ट करना है। संग में हमें अंडरलाइन, जैसे हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करी, जो निमोनिया का अंडरलाइन कॉज है उसको आइडेंटिफाई करना है कि पेशेंट को, और ये भी देखना है कि पेशेंट को कुछ कोमॉर्बिडिटीज तो नहीं है, जो क्रोनिक डिसऑर्डर्स तो नहीं है, क्रोनिक लंग डिजीजेस तो नहीं है। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल हमारा बैक्टीरियल निमोनिया है तो हमें एंटीबायोटिक एज पर अपने लोकल एंटीबायोग्राम के थ्रू, या फिर अगर हमारे पास बायोग्राम नहीं है तो हमें कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक, एक हमें डीएलबीएलआई बीटा-लैक्टामेज, और संग में हमें अपना मैक्रोलाइड या फिर फ्लोरोक्विनोन ऐड कर लेना है। और अगर हमारा वायरल निमोनिया है तो वायरल निमोनिया का फिर अलग ही ट्रीटमेंट हो जाता है। फिर हमें ये देखना है कि वायरल में स्वाइन फ्लू है, कोविड है, या फिर और कोई वायरल इलनेस है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट अपना मॉडिफाई करना है। और या फिर हमारा कोई ट्यूबरकुलर निमोनिया है तो फिर हमें ट्यूबरकुलर निमोनिया का अलग हमें एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स की तरफ जाना पड़ेगा। या फिर हमारा फंगल निमोनिया है जैसे हमारा एस्परजिलोसिस के या म्यूकोरमाइकोसिस के या फिर कैविटेटरी लंग लीजन्स के पेशेंट्स आते हैं फंगल निमोनिया के, तो उसके अकॉर्डिंग हमें एंटी फंगल उसमें ऐड करनी है। संग में जो अगर जैसे पेशेंट को अस्थमा, सीओपीडी की हिस्ट्री है या फिर कुछ स्ट्रक्चरल लंग डिजीज की हिस्ट्री है तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें
पेशेंट को स्टेरॉइड देने हैं या नहीं देने हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स पेशेंट को ऐड करने हैं, नेबुलाइजेशन के थ्रू भी ब्रोंकोडायलेटर्स देने हैं और सिस्टमिक ब्रोंकोडायलेटर्स भी हमें पेशेंट को देने हैं। हमें ये भी देखना है कि पेशेंट को कुछ अंडरलाइन कार्डियक डिसफंक्शन तो नहीं है, लेफ्ट हार्ट डिसफंक्शन तो नहीं है, राइट हार्ट डिसफंक्शन तो नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हमें राइट हार्ट फेलियर है तो उसके अकॉर्डिंग हमें मेडिकेशन ऐड करना है, या लेफ्ट हार्ट फेलियर है तो उसके अकॉर्डिंग हमें पेशेंट को अपने डायरेटिक्स देने हैं या नहीं देने हैं। तो ये सारी चीजें हमने डिसाइड कर ली। हमने अपने पेशेंट का रेस्पिरेटरी सपोर्ट हमें किस फॉर्म में देना है ये भी हमने डिसाइड कर लिया। अब हमें ये देखना है कि पेशेंट को हम कहाँ पर मैनेज करें। तो एक तो पेशेंट जैसे अगर वेंटिलेटर पे चला गया या एनआईवी सपोर्ट पे चला गया तो वो तो हमारा फिर आईसीयू में ही मैनेज होगा। अगर कुछ कंफ्यूजन है कि हम पेशेंट को कंफ्यूजन हो रहा है कि हम पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट करें या आईसीयू में शिफ्ट करें, तो फिर हमारे बहुत सारे स्कोरिंग सिस्टम है। मोस्ट कॉमनली हम कर्व 65 स्कोर यूज करते हैं और स्मार्ट पॉप स्कोर यूज करते हैं। कर्व 65 में हमें क्या क्या कंपोनेंट देखने हैं, जैसे कंफ्यूजन है पेशेंट को, यूरिया बढ़ा हुआ है पेशेंट का, रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज्यादा है ना, या फिर ब्लड प्रेशर लोअर साइड में है या कम हो रहा है ब्लड प्रेशर, या फिर एज की एक्सट्रीम ऑफ एज है, 65 से ज्यादा एज है। तो इसमें अगर 3 या 3 से ज्यादा स्कोर अगर हमारा आता है, या स्मार्ट स्कोर भी देखते हैं, लैक्टेट्स भी देखते हैं ना, एक्सटेंडेड कर्व स्कोर भी देखते हैं। तो ये स्कोरिंग सिस्टम हम ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया भी यूज कर सकते हैं कि पेशेंट को हम अपने आईसीयू में मैनेज करें या फिर अपने वार्ड में मैनेज करें।